नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत का भूगोल से। और भारत के भूगोल के अंतर्गत आ जाती है आपकी सिंचाई और नहरें। और सिंचाई और नहरों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सभी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो अभी काम चल रहा है वो चल रहा है जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर की आपको बहुत जल्द जो है मैराथन देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। ठीक है। एक दो दिन में आपको मैराथन देखने को मिलने वाली है। और उसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको केवल एक दो दिन का इंतजार करना है और आपके पास आ जाएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक मैराथन। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का। आज के टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है। ये हो जाता है हमारा, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। ये आपको बताना है। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर आपको बी मिल जाएगा, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है। पट्टी सीमा परियोजना जो है कृष्णा और गोदावरी से एकीकरण से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। और इस परियोजना को आंध्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा इसको कार्यान्वित किया गया है। ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। नहीं वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा वहाँ देखने को मिलते हैं। इधर आपकी नहर परियोजनाएं हो जाएंगी, इधर आपकी अवस्थिति हो जाएगी। ठीक है। वो जो कहाँ से संबंधित हो जाता है। और बात कर लेते हैं घाट प्रभा नहर परियोजना जो है ये आपकी कर्नाटक से संबंधित हो जाती है। ये आपका करेक्ट हो जाता है। उकाई परियोजना ये भी आपकी गुजरात से संबंधित हो जाती है। नीरा नहर परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं जवाई परियोजना की। ये आपकी तमिलनाडु से संबंधित नहीं होती है। और अगर ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है तो ये आपकी कहाँ से संबंधित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी राजस्थान से संबंधित। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जो आपकी जवाई परियोजना ये आपकी राजस्थान से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित हो जाती है। और वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर जो है बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध आपका गुजरात से हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तापी नदी का जो संबंध है ये आपका गुजरात से हो जाता है। घाट प्रभा परियोजना ये कर्नाटक की घाट प्रभा नदी द्वारा। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में जो है कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी से संबंधित हो जाती है। ये चीज़ें सब जो पॉइंट है आपके, ये आपको याद रखने हैं। इनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक को जो है कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है। और आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है, और आपको देख लेना कथन किस तरह से हो जाते हैं। बात कर लेते हैं कथन की। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन आपका तालाब हो जाता है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख कारण आपका तालाब हो जाता है। बात कर लेते हैं कथन आर की। तो ये हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपका प्रायद्वीप का भाग होता है इसकी जो अधिकांश नदियाँ ये आपकी मौसमी नदियाँ हो जाती है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपके दोनों जो हैं ये करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और दोनों करेक्ट आपके दिखाए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। ये आपको बता दिया गया है। सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। क्यों है? क्योंकि अधिकांश जो वहाँ की नदियाँ वो आपकी मौसमी हो जाती है, इसलिए जो है वहाँ तालाब पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेनी है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों तथा कुओं की आसानी से निर्माण संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत की अधिकांश जो नदियाँ वो मौसमी हो जाती हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ठीक है। कभी कभी जो है उनमें पानी आ जाता है और कभी कभी पानी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। कहाँ पर? ये हो जाता है आपका दक्षिणी भारत में। ठीक है। ये आपको देख लेना है। प्रायद्वीपीय भारत इसको आप कह सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक हो जाता है, किसका हो जाता है सर्वाधिक प्रतिशत?
ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर आपका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है हरियाणा। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देख लेते हैं। सिंचाई के तहत भूमि के मामले में पंजाब देश में सबसे ऊपर हो जाता है, और इसकी जो है 98% फसल जो है भूमि सिंचाई के अंतर्गत आ जाती है। और इसके बाद आपका हरियाणा हो जाता है। ये आपके 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर आपने देखा ये आपका हो जाता है 2015 के हिसाब से। ठीक है, तो जो आज के आंकड़े वो आपके हो जाते हैं 98% जो है ये आपका पंजाब हो जाता है, और इसके बाद जो है हरियाणा का नंबर आ जाता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना सिंचाई के तहत भूमि के मामले में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई का जो विस्तार है ये सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक जो सिंचाई वाला राज्य वो कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब के बाद आपका आ जाता है हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे उत्तर प्रदेश और 4 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ भी आपसे दिखाया गया है प्रश्नकाल और वर्तमान में जो है 15-16 भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला जो ये आपका पंजाब हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, ये किसको इंगित करती है ये आपको बताना है। लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था सिंचाई, पीडब्ल्यूडी सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी पीडब्ल्यूपी की सिंचाई। ठीक है, ये आपको देख लेना है, पीडब्ल्यूपी की सिंचाई इसको कहा जाएगा। बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करते हैं। परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट जो मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है और जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, ये कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में या आपका बुंदेलखंड में। 7 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सरयू पार मैदान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गत वर्ष 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास ये आपका सरयू पार मैदान में हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? नलकूपों से सिंचाई की जाती है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हो जाती है, ये आपको बताना है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं आर के एग्जाम की, इसलिए जो है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है। कितनी होती है? ये आपकी 74.9% हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है बिहार। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि सबसे अधिक हो जाती है, ये आपको बताना है। सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है, ये किस में है? बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपका पंजाब में। 9 का जो करेक्ट आंसर ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाता है? नलकूप से और कूप से सिंचित जो है अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य ये कौन सा हो जाता है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें और उत्तर प्रदेश आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं कूप से सिंचित किया जाता है, और जो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% हो जाता है। इसके बाद आपका राजस्थान आ जाता है, फिर पंजाब आ जाता है, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया है? के एल राव के, दिनसो जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने या वाई के अलग ने। किसके द्वारा ये जो है प्रस्तावित किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11, और 11 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है
दिनसौ जे दस्तूर ने। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। माला नहर तंत्र यानी आप गारलैंड कैनल सिस्टम, इसको जो है कैप्टन दिनसौ जो दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। नदी जोड़ने का पहली बार विचार ये सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। किसके द्वारा पहली बार विचार दिया गया था? विश्वेश्वरैया के द्वारा। और बाद में केएल राव का भी नाम इससे जुड़ जाता है। और तब तक जल संसाधन मंत्रालय ने इस नदी जोड़ और माला नहर तंत्र को ही अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो है अस्वीकृत हो जाते हैं बाद में। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। भारत दक्षिण में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, ये हो जाएंगे आपके सर आर्थर कॉटन। ये आपके हो जाते हैं सर आर्थर कॉटन। और बात कर लेते हैं इनके बारे में। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्य के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया था। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। इनका केवल नाम आपको याद रखना है, सर आर्थर कॉटनर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, किससे पूरा होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। ठीक है, भारत की सिंचाई का सर्वाधिक भाग आपका लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के सिंचाई क्षेत्र सिंचित होते हैं। और इसमें जो है कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल हो जाते हैं। और भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से। 38% जो आपकी सिंचाई है ये क्षमता पूरी होती है। ठीक है, 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है किससे? वृहद और मध्यम परियोजनाओं से। इस प्रकार विकल्प के अनुसार जो है लघु और वृहद परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी हो जाती हैं? लघु और वृहद परियोजनाएं हो जाती हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजनाएं किससे संबंधित हो जाती है ये आपको बताना है। बात कर रहे हैं मंगलम सिंचाई परियोजना की, आंध्र प्रदेश की, केरल की, तमिलनाडु की या फिर आपकी पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है केरल की। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुंछा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। और यह परियोजना 1966 में पूरी हुई थी। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक और भरतपुछा की उप सहायक नदी भी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सोन से, गंगा से, कोसी से या फिर आपकी गंडक से। सारण सिंचाई नहर की बात हो रही है और ये आपकी गंडक नदी से निकल जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। और जिसमें कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें एक सारण सिंचाई नहर भी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम आपसे पूछा गया है गांधी सागर बांध, भांगड़ा बांध, हरि के बैराज या गोविंद वल्लभ सागर बांध। इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है हरि के बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज हो जाता है। और बात कर लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज के निकट से व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। और मुख्य नहर की जो लंबाई है आपकी 649 किलोमीटर हो जाती है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी हो जाती है राजस्थान में। और इससे जो है हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किस नदियों के संगम पर हो जाता है? ये आपसे पूछा है किन नदियों के संगम पर ये हो जाता है। रावी व्यास के, झेलम चिनाब के, चिनाब सतलज के या व्यास और सतलज के।
क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका डी हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका व्यास और सतलज नदी के संगम पर हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है, ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम आपको अभी बताया ये कहाँ से हो जाता है, सतलज नदी पर हरी के बांध के द्वारा जो है इसका उद्गम हो जाता है। और ये कब निर्मित की गई थी, ये आपका निर्माण इसका 1958 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, यह नहर राजस्थान की प्रमुख नहर हो जाती है। ठीक है, बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। और इस नहर का जो पुनः उद्घाटन ये आपका 31 मार्च 1958 को तत्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। और जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम चेंज कब हुआ था, ये आपका हो जाता है 2 नवंबर 1984 को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से जल प्राप्त करती है, ये आपको बताना है। व्यास से, चिनाब से, रावी से या फिर आपका सतलज से, ये आपको बताना है। और कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इंदिरा गांधी जो है ये आपकी हो जाती है, व्यास से भी जल प्राप्त करती है और आपका रावी से भी जल प्राप्त करती है और आपका सतलज से भी ये जल प्राप्त करती है। ठीक है, चिनाब से ये जल प्राप्त नहीं करती है। तो इस हिसाब से आपका 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाते हैं। और 1, 3 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। इंदिरा गांधी नहर सतलज, व्यास और रावी नदी से अपना जल प्राप्त करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। व्यास नदी पर बना हुआ पोंग बांध, उसके जल का उपयोग कौन करती है, ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी या फिर आपका नागार्जुन परियोजना। 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी हो जाती है। ठीक है, विश्व की पुरानी और विकसित कौन सी हो जाती है, गंग नहर, सीकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर या कृष्ण गोदावरी नहर व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21 और 21 का जो करेक्ट आंसर ये आपका गंग नहर हो जाती है। और बात कर लेते हैं गंग नहर के बारे में, ये कहाँ कहाँ से जो है निकलती है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में एक हो जाती है आपकी गंग नहर। ठीक है, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। किसके द्वारा इसका निर्माण करा गया है, ये आपको याद रखना है। कब किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट से हुसैनी वाली से निकाली गई है। कहाँ से इसका उद्गम हो जाता है, ये आपका हो जाता है सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी से। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम भी आपसे पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1930 में, 1927 में, 1944 में या 1932 में। हमने अभी आपको ऊपर बताया है, इसका जो निर्माण है ये आपको 1927 में कराया गया था गंगा सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। लक्ष्यों के नीचे उनके कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, नीचे आपके कूट दिए गए हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। बात कर लेते हैं पहले कथन की, कृषि उत्पादन बढ़ाना। दूसरा हो जाता है बहुफसली खेती द्वारा उपयोग के प्रारूप को बदलना। तीसरा हो जाता है आपका भू प्रबंधन का सुधार करना। ठीक है, आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये भी जो है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य हो जाता है। और एक आपका जो है भूमि, जो आपका बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना भी हो जाता है। और भू प्रबंधन के सुधार के लिए भी जो है उसमें काम किया गया था, ये भी उनका लक्ष्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं और तीनों करेक्ट आपके दिए गए हैं, ये आपके सभी जो है ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है, हरिद्वार में है, नरोरा में, बरेली में या फिर आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है नरोरा। नरोरा में जो है उद्गम स्थल गंगा पर हो जाता है निचली गंगा नहर का। बात कर लेते हैं इसके बारे में। निचली गंगा नहर का उद्गम ये नरोरा बुलंदशहर में हो जाता है।
निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को 1878 में प्रथम बार चला गया था। कब चलाया गया था? 1878 में इसको चलाया गया था प्रथम बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। हरियाली एक नई योजना हो जाती है। हरियाली एक नई योजना है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए या गोचर भूमि के विकास के लिए। तो हरियाली जो है ये आपकी बंजर भूमि के विकास से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हो जाती है। ठीक है, किसके लिए? जल संग्रहण संबंधित योजना हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से या आपकी जल प्रबंधन से। तो जो हरियाली योजना है ये आपकी जल प्रबंधन से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। बात कर लेते हैं 27 के बारे में। बंकिंघम नहर स्थित है। बंकिंघम नहर कहाँ स्थित है? कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल पर या आपकी कच्छ के तट पर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27, और 27 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सी, यानी कोरोमंडल तट पर। बंकिंघम नहर जो है आपकी कोरोमंडल तट पर स्थित हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में या आपका औद्योगिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका सिंचाई के क्षेत्र में हो जाता है। जल का सर्वाधिक उपयोग ये आपका भारत में होता है और कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग जल का किया जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित हो जाती है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित हो जाती है सिंधु बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या आपकी ताप्ती बेसिन से। 29 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ये आपका गंगा बेसिन से संबंधित हो जाती है, और एक आपकी यमुना बेसिन से भी ये संबंधित हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी और सी ये आपका बोथ हो जाता है। बी एंड सी आपके बोथ ये करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चलिए दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो ये आपका समाप्त होता है। और ये जो हमारी वीडियो थी सिंचाई और नहरों से संबंधित, और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।